मैं ऑप्टिमिस्ट और ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा सारी चीज़ें। सबसे पहला तो कोई भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, उसके लिए जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई टीजीटी का है, कोई पीजीटी का है, कोई एएसओ की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अदर अदर मतलब नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है। अभी डास 4 आने वाला है, सितंबर एंड के अराउंड से होगा, ठीक है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो सही हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, सेफ़ है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो वीडियो देखने के बाद तुरंत सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट लगाएगा। जिस का भी आपका एग्ज़ाम है, टीजीटी वाला टीजीटी का पीवाईक्यू लगाएगा, एलडीसी वाला एलडीसी का लगाएगा, जो भी नॉन टीचिंग वाले हैं वो नॉन टीचिंग का लगाएंगे। आप आज की कंडीशन में आप अपना एक मॉक दो। आप उसमें मार्क्स जो भी आएँ, ठीक है, कुछ भी मार्क्स आएँ, 200 में से 100, 200 में से 60, 200 में 150, 200 में से 180, जो भी मार्क्स आएँ आप टेस्ट दो। पीजीटी वाले 300 नंबर का दो। सब लोग मिलके मतलब एक अपना अपना एक मॉक लगाओ, ठीक है। मॉक लगाने के बाद आप उसमें एनालाइज करो, ठीक है। जैसे पार्ट ए का बताता हूँ। पार्ट ए में क्या है कि पहला आपका जैसे मैथ्स है ना। आपने देखा कि वहाँ पे मैथ्स में आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हैं, आप उनको अटेम्प्ट करो दोबारा से, और जो अनअटेम्प्टेड है उनको और अटेम्प्ट करो दोबारा से। फिर उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा, या तो वो क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे या बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो इसका मतलब आपको वो टॉपिक आपका वीक है, ठीक है। ऐसे ही आप रीजनिंग, अब रीजनिंग में माना आपके 17-18 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो गलत हो जाता है, तो मतलब आपका रीजनिंग जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। अब आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश पे माना आपके 17-18 मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक दो नंबर हर किसी के कटते हैं, ठीक है। 17-18 एक अच्छे मार्क्स हैं, गुड मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ पे अब आप टाइम नहीं दोगे ज़्यादा, ठीक है। बट अगर वहाँ पे आपके 10-12 आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप चेक करोगे कि आपकी गलत क्या हो रहे हैं। माना आपका कोई सिनोनिम गलत हुआ, तो आप सिनोनिम उठाओ, सारा पढ़ मारो, ठीक है। आपका एंटोनिम रॉन्ग हुआ, एंटोनिम पढ़ मारो। ईडियम्स रॉन्ग हुआ, ईडियम पढ़ मारो, ठीक है। तो वैसे वो टॉपिक्स आप लिखते जाओगे उस मॉक के अकॉर्डिंग कि मेरे ये टॉपिक वीक हैं, ये टॉपिक मेरे गलत हुए हैं, अब मैं इन्हीं टॉपिक्स पे मुझे काम करना है, ठीक है। और क्या आपका टॉपिक ऑलरेडी, क्या जो सब्जेक्ट आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा आपका। आप उस पर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। आप आपका जो वीक सब्जेक्ट है जिस पे आप काम करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आपको उस पे काम करना है। ये जो बचा हुआ टाइम है आपके पास, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी टाइम है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हिंदी। हिंदी में भी आपको पता लग जाएगा। अगर हिंदी में आपके 17 से 18 मार्क्स आ रहे हैं, 16 मार्क्स आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अगर 10-12 आ रहे हैं तो आप वहाँ भी काम करोगे। आप वो टॉपिक नोट डाउन कर लो, जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है वो हिंदी के आप लिख लो, ठीक है। आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, उनको पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जीएस। अब जीएस में माना आपके 13-14 मार्क्स आ रहे हैं, तो 13-14 मार्क्स या 10-12 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 20 में 20 किसी के नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस वहाँ पे आपके 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अब आपको वहाँ पे ये भी पता चलेगा एनालाइज करके, जैसे करंट अफेयर है। अब करंट अफेयर का ना कोई आइडिया नहीं है, कब का पूछ लें, कैसा पूछ लें। हालांकि फिर भी आप क्या कर सकते हो, इंडोलोगस एक चैनल है, आप मंथली करंट अफेयर कर लो। 2024 के एक एक पूरा मैराथन है मंथली वाइज, उसको कर लो, सफिशेंट है। उससे क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा अपना सारा टाइम करंट अफेयर में देना जायज़ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। पॉलिटी हिस्ट्री को आप मेन मेन जो कंटेंट हैं, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, बहुत सारे ऐसे टॉपिक, आप एक बार ना नोट्स को गो थ्रू कर लो। नहीं कुछ है, आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको गो थ्रू कर लो। नोट्स नहीं बनाए हैं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नोट्स दे दूँगा। बहुत कंसाइज नोट्स हैं मेरे पास।
वो कंसाइज नोट्स को एक बार गो थ्रू करो, आप उनको देख लो। अगर मेरे थ्रू ना मिले तो कहीं से भी जीएस के, पॉलिटी के नोट, परमार सर के हैं वन शॉट नोट, उनको देख लो आप। एक बार गो थ्रू करके जाओ, एक बार गो थ्रू कर लोगे ना, और एक बार और रिवीजन कर लिया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका सब्जेक्ट जो मेन है ना। उस सब्जेक्ट में आप ये देखोगे, अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स बनने हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए में कम बनने तो आप पार्ट ए में टाइम दोगे, ठीक है। बट सब्जेक्ट का जो है ऐसा है, अगर आपको वहाँ कम बनने हैं और आपको लगता है कि इस जो मेरा सब्जेक्ट वाला है डिसिप्लिन जो पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और टाइम देके और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वहाँ पे टाइम दो। आपको उधर पता चलेगा, मतलब जो भी तैयारी करता है उसको ये पता होता है कि मैं किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे टाइम देने पर मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पे आप कितना भी पढ़ लो बट उससे आपको, मतलब वो आपका सही नहीं है, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक ही है, तो उन टॉपिक को आप एक्सक्लूड करोगे, आप उनको पढ़ोगे ही नहीं, उनको देखोगे ही नहीं। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, पहले तो वो क्लियर करो। जैसे एक जीएस सब्जेक्ट है, अब 10-12 मार्क्स आपके आ रहे हैं, अब इसके अलावा सोचो कि 20 आ जाएंगे, तो 20 नहीं आएंगे, तो वहाँ पे आप पूरा टाइम दे दो जीएस में और बाकी सब ना पढ़ो, तो आपका मतलब वहाँ पे सारा टाइम जीएस में ही चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ कुछ प्रोडक्टिव होना नहीं है, ठीक है। 1-2 नंबर बढ़ेंगे, एक महीना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पे काम करो जहाँ पे आपको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़ने के बाद आपके 4-4, 5-5, 10-10 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने उस डिसिप्लिन वाले पार्ट में भी देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा, मतलब टॉपिक होते हैं ना उसमें अलग अलग, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको मैं करने के बाद मेरे को, मेरे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। अब चलो एक और बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि डीएसएसबी में ना उनका सिलेबस तो दे रखा है लेकिन उसका कहीं से पढ़ने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक एग्ज़ाम था, कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट। मैंने क्या करा, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने उसका जो सिलेबस था ना सारा नोट डाउन करा एक जगह पे, ठीक है। एक पेज पे लिखा, उस पेज पे जो भी टॉपिक्स थे, जैसे पहला टॉपिक उसमें मान लो दे रखा था कंप्यूटर मेमोरी, मैंने यूट्यूब पे गया, कंप्यूटर बेसिक क्लास ऑफ कंप्यूटर मेमोरी या क्लास ऑन कंप्यूटर मेमोरी, वहाँ से एक क्लास आई, मेरे को जो समझ आई कि हाँ ये सही है, उसको सीधा डाउनलोड कर लिया। ऐसे करके मैंने जितने भी टॉपिक्स दिए थे, 20-25 टॉपिक, सब पे मैंने यूट्यूब पे क्लास निकाली, वो सबको मैंने डाउनलोड कर लिया और उनको एक एक करके मैं गो थ्रू करा, ठीक है। 5 से 6 दिन थे मेरे पास, उन 5 से 6 दिन में मैंने उनको सबको पढ़ा, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, जो मेरे मार्क्स हैं, पार्ट ए तो मेरा थोड़ा अच्छा है, मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे 82.51 पार्ट ए में थे और 50 के अराउंड मेरे पार्ट बी में थे, और कट ऑफ 86 ईडब्ल्यूएस की गई है, 108 यूआर की, और मेरे मार्क्स वन वन 137, 55 मार्क्स है शायद उसमें ना, हाँ, तो 137 अराउंड मेरे मार्क्स हैं, ठीक है। मतलब एक अच्छे खासे मार्क्स हैं, कट ऑफ कहीं है और मेरे मार्क्स कहीं हैं, एक मेजर डिफरेंस है 20 से 30 मार्क्स का। मतलब जब तक आपके मार्क्स, आप, मतलब आपको कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है, जो भी जर्नल की कट ऑफ जाए उससे आपके 10 से 15-20 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, आप सेफ हो किसी भी हाल में, ठीक है। आपको कोई भार नहीं कर सकता है। बट अगर जो कैटेगरी वाले भी हैं वो अपने आप को जनरल मान के चलो, अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपका इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके अपनी कैटेगरी में भी, ठीक है। अभी कोई सेफ स्कोर नहीं है, डेली कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। बट ये है कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बचे हुए एक महीने में जो आप पढ़ने जा रहे हो, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे मेरे को टाइम देने से मेरे मार्क्स और इंक्रीज़ होंगे, और किस टॉपिक पे मुझे कितना भी मैं पढ़ लूँ और उसमें मेरा कोई मार्क्स मेरे बढ़ेंगे नहीं। तो वो सारे टॉपिक आपको फाइंड आउट करना है, वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग करनी है। बाकी आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे संदीप सर ने प्रोवाइड कर दिए हैं, संदीप खरब सर, ठीक है। और वो काफ़ी सारे उन्होंने नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए हैं, वो बहुत बेस्ट है उनका, है ना। आप उनको, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब अच्छे हैं। और एक आपका प्लस माइनस भी है, हर एक टीचर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई आपका सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है।
आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, बहुत सारे, मतलब 28-30 एग्ज़ाम है, 34 एग्ज़ाम 35 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। फाइनली मेरा 5 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। पहले मैं इंडियन नेवी में था 2 साल वर्किंग, उसके बाद मेरा CHSL 20 में हुआ, CGL 22, फिर EPFO SSA, फिर यूपी में पटवारी, अभी मेरा DSSB में है असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट पर। ठीक है, तो मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, और कोई भी ऐसा नहीं है जो बचपन से ही इंटेलिजेंट पैदा होता है। ठीक है, धीमे धीमे आप जो कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहे हो ना, मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे हैं, एकदम से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। 1 डेढ़ साल 2 साल मैंने फेलियर देखे हैं कंटिन्यूस, और मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मैंने फेलियर देखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो इंटेलिजेंट है तो होता है ना कि यार ये तो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट 2 दिनों में नहीं बना है, वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है, वो कंटिन्यू एफर्ट लगा रहा है, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बैठा है। ठीक है, वो मेहनत करे जा रहा है, तब जाके आज वो इंटेलिजेंट बना है। ठीक है, तो वो एक 1000 या 10,000 या 1 लाख में 2 4 10 लोग होते हैं जो बाय बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं, बट बाकी सब लोग क्या करते हैं, वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। वो जितना मेहनत करते हैं वो उतना तेज़ होते जाते हैं, उतना मेहनत मतलब इंटेलिजेंट होते जाते हैं। ठीक है, आपके माना मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे 200 में से 100 मार्क्स आते थे। ठीक है, मैंने पहला CPO क्रैक किया था, 101 मार्क्स थे मेरे। 2019 मुझे याद है, 2019-20 का था कोई, तो उस टाइम मेरे 100 मार्क्स थे। ठीक है, तो मेरा क्रैक हो गया था, 101 कुछ थे शायद। तो वो आज की डेट में जो मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो AG3 में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, उसमें 177.51 है, मतलब 170 क्रॉस कर लेता हूँ मैं, है ना। तो उधर से 100 से 101 से 177.51 का जो सफ़र है, उसको ना एकदम से नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगा है। ठीक है, कुछ ये भी था कि लैक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। ठीक है, आपके पास गाइडेंस है, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, आज की डेट में तो ज़रूरी नहीं है कि 2-2 4-7 साल लगने के बाद ही आपका आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ये सब बोलने वाली बात है। आपने 6 महीने 1 साल भी अच्छे से दे दिया गाइडेंस के साथ में, आप गाइडेंस है आपके पास प्रॉपर, आप निकाल लोगे एग्ज़ाम कोई भी, नो डाउट। ठीक है, तो और बाकी एक और चीज़, बहुत सारी जगह से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मतलब ना हर एक चीज़ का ना एक सोर्स रखो, बस लिमिटेड सोर्स। GS है, आपने एक कोई पकड़ लिया, आप या तो परमार कर रहे हो तो परमार करो। ठीक है, आप आपके खुद के नोट्स हैं तो वहाँ से करो, किसी और टीचर से पढ़ा है तो उनसे करो। ये नहीं कि आप आज परमार पढ़ रहे हो, परसों आपने किसी और टीचर का पढ़ा, उसके बाद किसी और से पढ़ रहे हो, तो वो गलत है। क्या होता है कि वो रिवीजन नहीं हो पाता है, तो आपका रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने परमार के लिमिटेड नोट्स पढ़े, फिर उनको दोबारा रिवाइज़ कर लिया, जितनी बार रिवाइज़ किया, 2 बार 3 बार, आपका वो माइंड में सेट हो गया। आप GS के लिए बाहर और कुछ मत करो। ठीक है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए आप एक डेफिनेट एक टीचर को पकड़ लो, कोई भी टीचर हो सकता है, मैं नहीं बताऊँगा, आपका अपना अपना अलग अलग फेवरेट है, किसी का गगन सर, किसी का आदित्य रंजन, किसी का अब्बास सैनी, है ना, भूतेश सर, सबके अलग अलग फेवरेट होंगे। ठीक है, आपको जहाँ से पढ़ना है, जिस टीचर से पढ़ना है उस टीचर से पढ़ो आप, बट आप एक टॉपिक एक सब्जेक्ट के लिए एक ही को रखो अपने पास, ये नहीं 4 4 जगह से पढ़ रहे हो। लिमिटेड सोर्स रखो, उसको बार बार करो। मुझे जो रैंकर्स लोगों से जो पता चला है, रैंकर्स लोग बताते हैं कि भाई लिमिटेड सोर्स रखो, उसको बार बार करो, ये स्ट्रेटजी है प्रॉपर रैंक लाने की, ये स्ट्रेटजी है एक बड़ी पोस्ट लेने की। ठीक है, मैं भी कोई मेरी रैंक नहीं है ये, मतलब इतनी कोई खास, मैं भी कोई बहुत बड़ा मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, बट हाँ मैं लगा हुआ हूँ, मैं भी सीजल दे रहा हूँ। और उससे सबसे बड़ी बात, किसी का अगर बड़ी पोस्ट पे हो जाता है तो छोटी पोस्ट का एग्ज़ाम ना दें, उसको स्किप करें। ठीक है, और लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उसके हिसाब से करिए, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप उसको करिए, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं कोशिश करूँगा धीमे धीमे फिर वीडियोस वगैरह लाऊँगा, अपकमिंग ड्राफ्ट में क्या क्या एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अभी भी मैंने थोड़ा बहुत क्लू दिया था, हिंट दिया था, और वैसे ही सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ठीक है, बाकी संदीप भाई तो बता ही देते हैं आपको सब कुछ, उन पे ट्रस्ट रखो, वो जो बताते हैं वो सही होता है। ठीक है, और बाकी ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए,
और आज से लग जाइए, आज से ही मेहनत करिए। जिनके अभी एग्ज़ाम्स नहीं आए हैं ना, जो डेट नहीं आए हैं, वो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। आज नहीं कल आपका एग्ज़ाम होगा। आपकी अगर कल एग्ज़ाम होता है तो आज आपकी तैयारी है, इस हिसाब से तैयारी रखो कि आपकी अगर कल एग्ज़ाम होता है तो आज आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके।